ये एनर्जी जो आपको यहाँ पर फील हुई, ये एनर्जी इसलिए आपको फील हुई क्योंकि यहाँ पर एक मेरे पास माँ तारा का एक स्पेशल टेम्पल है जो कि किसी भी प्राइवेट हाउस में नहीं होता। तो कुंडली वुंडली मिला लेनी चाहिए लोगों को जल्दी ही, मतलब ये मैं आपको बताऊँ या। और इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बूम पर रहेंगी, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी नहीं फेयर करेंगे। तो मेटल इंडस्ट्री की जहाँ तक मैं बात करूँ, वो इंडस्ट्री बहुत हाई डिमांड में रहने वाली है। तो चलिए मैं देखती हूँ राहुल गांधी जी के लिए आप जो पूछना है। ये कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी। अभी राहुल गांधी जी का कार्ड्स जो निकल कर आए हैं, बहुत आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पर्टिकुलर कार्ड से निकल कर आया है, काफ़ी टेंशन्स बिल्डअप होती हुई नजर आ रही हैं। ये वो कार्ड है। तो ये कार्ड निकल कर आया एम्प्रेस। ये एम्प्रेस का कार्ड ये है कि यहाँ उनको अपनी मदर या अपनी सिस्टर, उससे एडवाइजरी रोल लेके चलना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि नया साल का नंबर अगर हम पूरा देखते हैं, 9 नंबर बनकर आता है। 2025 जो है ना, 9 नंबर बनकर आता है। हेलो, वेलकम टू वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। नाम है ज्योति अरोड़ा, पेशे से हैं एस्ट्रोलॉजर और फेंग शुई, और कार्ड्स देकर बताती हैं बहुत कुछ। अब वो बहुत कुछ क्या होगा वो इस पॉडकास्ट में जानेंगे। वेलकम ज्योति जी। थैंक यू जानवी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत 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 धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। तो जैसे हमने आपके घर में एंट्री की, एक बहुत पावरफुल एनर्जी फील हुई मुझे जी। तो आप सबसे पहले मुझे उस एनर्जी के बारे में बताइए। ये एनर्जी जो आपको यहाँ पर फील हुई, ये एनर्जी इसलिए आपको फील हुई क्योंकि यहाँ पर एक मेरे पास माँ तारा का एक स्पेशल टेम्पल है जो कि किसी भी प्राइवेट हाउस में नहीं होता। 21 तारा का एक टेम्पल है और कॉन्सिक्रेटेड 21 तारा का टेम्पल होना अपने आप में एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है कहीं पर होना। मतलब आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ माँ तारा खुद वास कर रही है, तो ये बहुत ही एक श्राइन की तरह से एक जगह हो जाती है जहाँ पर वास कर रहे हैं वो। माँ तारा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना, तो माँ तारा के बारे में आप प्लीज़ कुछ बताएं। माँ तारा बेसिकली ग्रीन तारा जो है, बुद्धिज़्म में इनका उल्लेख आता है और बुद्धिज़्म में इनका उल्लेख इस तरह से आता है, कहते हैं कि नो वन कैन अटेन एनलाइटनमेंट विदाउट द वर्शिप ऑफ ग्रीन तारा। उनके आशीर्वाद के बिना आप एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, कहा जाता है। तो तंत्र की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है और हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म दोनों में ही इनका जिक्र आता है। अगर आप इसे किस तरह से कनेक्ट करके देखें तो आप बोलोगे कि क्या हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म में तारा माँ का जो जिक्र आता है, क्या ये सेम तारा है? तो कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ जुड़ती भी हैं। अगर आप माँ काली का जिक्र करते हो तो काली माँ का असली में उन्हें काली माँ क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका रंग काला था या डार्क नीला हरा रंग था उनका, तो इसलिए उन्हें काली माँ कहा जाता था। पर असली में उनका नाम क्या था, क्या आप जानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती ना। उनका नाम तारा था। काली माँ ही तारा है जी। तो उन्हीं का एक स्वरूप है काली माँ का। तो इनके 21 फॉर्म्स हैं। तो अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, क्योंकि मुझे जब भी इनके बारे में नाम भी लेते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा उनसे एक अलग कनेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ में मेरा कोई पर्पस अगर है तो शायद उनसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पर्पस है। तो माँ तारा का ओरिजिन भी एक जो बुद्धिज़्म में बताया जाता है, कहते हैं कि माँ तारा का जो ओरिजिन हुआ है वो अवलोकितेश्वर के अश्रु से हुआ है, उनके आंसू से हुआ है। जब अवलोकितेश्वर जो बुद्धा ऑफ कंपैशन है, उन्होंने जब विश्व को देखा, संसार को देखा, संसारा जिसे कहते हैं, और उसके कष्टों को देखा, तो उसे देखकर उनके आंखों से अश्रु आ गए और एक आंख से वाइट तारा की उत्पत्ति होती है और एक आंख से ग्रीन तारा की उत्पत्ति होती है। जिनमें से ग्रीन तारा है ऐसी देवी जो सिर्फ लिबरेटर कही जाती है, यानी कि आप उन्हें याद करो और वो तुरंत हाजिर होती है। इसलिए उनका मंत्र भी यही है कि ओम तारे तू तारे तुरे सोहा, यानी कि आप उन्हें याद करो और वो तुरंत आती हैं। और सीरियसली मैं बताती हूँ, जब भी आप माँ तारा को याद करोगे वो सबसे पहले आकर आपको आपके कष्टों से दूर करती है। और मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ ना, माँ तारा को याद करती हूँ, उनके मंत्र का जाप करती हूँ, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा, और मैं मिरेकुलसली किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन
फॉर्मेशन से निकल जाती हूँ। और दूसरी तारा जो उत्पन्न होती है वो है वाइट तारा। वाइट तारा जो है, वाइट तारा को गॉडेस ऑफ लॉन्जिविटी भी कहा जाता है, यानी कि लंबी आयु के लिए और फर्टिलिटी के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए। तो ये है कि संसार को बढ़ाने के लिए उन्होंने वाइट तारा उनकी एक आँख से उत्पन्न हुई और दूसरी आँख से ग्रीन तारा। तो उनका जो एक, दोनों देवियों का एक जो महत्व है दुनिया में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा, मैंने उनका थांकाज और ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, तो उन्हीं की आपको एनर्जीज, उन्हीं की पावर्स फील हो रही होंगी। तो ये जो दोनों तारा हैं ये माँ काली का ही रूप है? माँ काली भी तारा ही मानी जाएगी। माँ काली का नाम भी तारा है, माँ काली भी तारा है, क्योंकि उनका नाम ही तारा है एक्चुअली में। अच्छा, काली माँ का नाम तारा, मतलब ये मैंने पहली बार सुना है मेरे लिए। अगर आप इसमें डीप जाएंगे, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो उनकी जो हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका नाम, क्योंकि किसी का नाम काली नहीं हो सकता, उनका नाम तारा ही है। बहुत खूबसूरत नाम और बहुत नई चीज़ आपने बताई और बहुत अच्छा लग रहा है उसको जान के कि काली माँ का नाम तारा। और हम इस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे माँ तारा का छोटा सा टेम्पल है। बहुत बहुत ही ब्रेव एनर्जी मुझे फील हुई जैसे ही मैंने एंटर किया। मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया, आई डोंट नो, क्योंकि रूम तो ठीक है लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था कि एक इनविजिबल डोर है और डोर के अंदर हम जैसी एंट्री कर रहे हैं तो लग रहा है, फील हो रहा है आपको कि आपने डोर के अंदर एंट्री की। पैर रखते ही फील हुआ कि ओ माय गॉड, ये क्या है। बहुत बहुत ब्रेव एनर्जी थी। तो जैसे टैरो कार्ड है, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड हमें क्या क्या बता सकते हैं? देखिए, टैरो कार्ड बेसिकली एक डिविनेशन मेथड है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं अभी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपके जीवन में क्या घटनाएं होने वाली हैं, किस व्यक्ति का आपके जीवन में इन्फ्लुएंस होगा। कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो अभी आपके जीवन में नहीं है और आसपास है आपके, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। मतलब आप इनविजिबल व्यक्ति को भी उसमें ट्रेस कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आसपास नज़र आता है जिसका ये इन्फ्लुएंस होगा। कोई घटना जो आपने अभी तक सोची भी नहीं वो आपके जीवन में होने वाली है, वो आप टैरो से देख सकते हैं। लेकिन टैरो एक डिविनेशन होने की वजह से आपको बहुत लंबा दूर का नहीं बता सकते, लेकिन निकट भविष्य का टाइम बाउंड अगर आप उसमें चेक करते हैं, साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का, तो आपको बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलती हैं। तो मतलब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी से आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक महादशा चल रही है, तो महादशा से गुरु की महादशा है और किसी का गुरु बहुत ही अच्छा उनकी कुंडली में है, मतलब गुरु और चंद्रमा की युक्ति से गजकेसरी योग बन रहा है तो वो प्रसिद्ध होगा। लेकिन अगर उस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है तो टैरो से जब आप चेक करते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि उनकी एक्चुअली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्यों, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या उस लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें आपको एडवाइजेस भी निकल जाती हैं। तो टैरो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिविनेशन मेथड जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एडवाइस करने के लिए और बचने के लिए भी। तो क्या आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में टैरो का यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी करती हूँ यूज़। देखिए, मैं अपने लिए इसका यूज़ बहुत ही रेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए पर्सनली करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ इस चीज़ को लेकर, कि मुझे लगता है कि मैं आई वॉन्ट टू टेक डे एज इट कम्स, यू नो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वर्शिप करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें माँ तारा पे या अपने डेटीज़ पे छोड़ती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे पास आता है और वो भविष्य के बारे में जानना चाहता है तो मैं डेफिनेटली उसे गाइड ज़रूर करती हूँ। लेकिन मैं अपने लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, या किसी और मेथड से उसे जानने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जो रिनपोशे हैं, और मतलब कैंपो लेवल पे जो मोनेस्ट्रीज़ में मेरे गुरुज हैं, उनसे मैं एक मेथड होता है जो मंक्स एंड ऑल जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत वर्शिप करते हैं, तो वो उससे डिविनेशन उनका अलग होता है। तो उससे वो लोग निकालते हैं कि अभी आने वाले समय में कष्ट है तो कैसे दूर होगा। तो मैं अपने लिए उनसे डिविनेशन निकलवाती हूँ, और दुनिया को गाइड करने के लिए मैं टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ। मैम 2025 आने वाला है, तो कैसा रहेगा इस साल? क्या बड़ा होने वाला है जो 2024 से अलग होगा?
देखिए 2025 जो साल आने वाला है उसकी बात करने से पहले चलिए 2024 के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स, जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट हैपेंड इन 2024, एक छोटा सा कैचअप करते हैं। तो 2024 जो साल गया है उसे मैं क्वेरलसम ईयर मानूंगी। मतलब एक ऐसा साल जहां लोग एक दूसरे को विथस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक ऐसा साल मैं मानूंगी। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर लो, चाहे वो आप पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की बात कर लो, हर जगह लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। मतलब आप कहीं पर भी देख लो, ऑफिशियल मैटर्स में लोग आपस में लड़ रहे थे, मतलब जॉब्स में लोग इतने इनसिक्योर रहे हैं। तो इस तरह से ये साल निकल कर गया है। तो एक क्वेरलसम ईयर से हम दूसरे साल में एंटर कर रहे हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज मतलब जो उत्पात मचाने वाली एनर्जीज थी, ज़्यादा थी वो। मतलब जब बहुत ज़्यादा यंग एनर्जीज और अर्थ एनर्जीज होती हैं तो इस तरह के सिनेरियोज आते हैं कि आप क्वेरलसम ईयर से होकर गुजरते हो। और क्योंकि सेंटर में क्वेरलसम स्टार था इसलिए इस तरह का माहौल देखने को मिला। लेकिन अब हम क्योंकि 2025 में एंटर करने जा रहे हैं, तो क्योंकि मैं एक फेंगशुई मास्टर हूँ, तो मैं जब ईयर को देखती हूँ तो मैं उस दृष्टिकोण से देखती हूँ कि कौन सी एनर्जीज आ रही है और किस तरह का एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे साल में। तो मैं पूरे साल का जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे साल में यंग एनर्जीज थोड़ी सी कम है और यिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो शायद लोग थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे, और उस आत्मचिंतन का रिजल्ट ये होगा कि लोग थोड़े सेंसिबल डिसीजंस हैं शायद इस साल ले लेंगे। और 2025 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो लास्ट ईयर जैसे रिश्ते टूटे थे, तो इस साल मैरिज के लिए बहुत लकी रहेगा ये। तो यानी जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे उनको इस साल शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। और मतलब मैं कहूँगी कि अगर नए रिश्ते जुड़ेंगे तो वो काफ़ी इमोशनल ग्राउंड्स पे काफ़ी स्ट्रांग होंगे जो है। तो इसलिए अगर क्योंकि इमोशनल ग्राउंड्स पे स्ट्रांग होंगे और वो शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कुंडली वुंडली मिला लेनी चाहिए लोगों को जल्दी ही। मतलब ये मैं आपको बताऊँ या। और इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बूम पर रहेंगी, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी नहीं फेयर करेंगी। तो मेटल इंडस्ट्री की जहाँ तक मैं बात करूँ, वो इंडस्ट्री बहुत हाई डिमांड में रहने वाली है, क्योंकि इस साल का जो चार्ट है उसमें मेटल एलिमेंट टोटल मिसिंग है। और जब मिसिंग एलिमेंट होता है ना तो लोग उसे ही सर्च करते हैं। और मेटल क्या है, इस साल रिसोर्स को डिनोट करता है, यानी कि रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जितना हम मेटल पहनेंगे उतना हम लोगों को फ़ायदा होगा। यानी कि हम क्योंकि हम फीमेल्स हैं, इवन जेंट्स लोग आजकल गोल्ड पहने जितना ज़्यादा इस साल में उतना फ़ायदा रहेगा। तो मतलब अभी से ही जितनी भी ज़्यादा आप मेटल पहन सकते हो, गोल्ड का या चांदी का, क्योंकि अभी थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड बहुत ज़्यादा कैरी करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो चांदी भी पहन सकते हो। मेटल इज़ द एलिमेंट जो आपको रिसोर्सेज देने में हेल्प करेगा। बाकी फाइनेंसेस को लेकर ये साल बेटर रहेगा लास्ट ईयर से, कि लोगों को पैसा कमाने के मौके काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि वेल्थ मेकिंग प्रिपोजिशंस आने वाली हैं इस साल। और पूरे साल में एक दो चीज़ें और हैं जो मुझको लगता है कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। चलिए स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है, तो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाएंगे इस बार, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस बार काफ़ी प्रॉमिसिंग होने वाली है। कुछ अच्छे एक स्टेजेस आएंगे जहाँ पर एकदम बूम करेगी और प्रिडिक्टेबल सी होगी। हाँ, लेकिन फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा, इस सब से बच के रहना चाहिए। मुझे थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है स्टॉक मार्केट। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर के आसपास काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, जब आप लोग अच्छा खेल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए सेंसिबल प्लेयर हैं, अगर आप सेंसिबल स्पेकुलेटर हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और पूरा साल ओवरऑल तो अच्छा ही जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी स्टार्टिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी रियल एस्टेट थोड़ा सा एक मॉडरेशन में रहेगा, लेकिन फिर एकदम से डिमांड में आएगा, फिर दोबारा मॉडरेशन में चला जाएगा। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है वो फिर से मॉडरेशन में चला जाएगा सारी चीज़ें। तो हमें थर्ड क्वार्टर के आसपास चीज़ों को कंसोलिडेट करने की सोचनी चाहिए। कमाने का बेस्ट टाइम होगा, कमाइए और उसको कंसोलिडेट करके रखिए। तो अच्छा है, मैं तो प्रॉमिसिंग बोलूँगी। और लोग भी सेंसिबल डिसीजंस लेंगे और झगड़ों से हटकर लोग कॉम्प्रोमाइज़ पर आने की कोशिश करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली डाइवोर्स कम होने वाले हैं। डिवोर्स का साल तो ये था, वही ना 2024। अगला साल लोग थोड़े सेंसिबल डिसीजंस लेंगे। अगर डिवोर्स लेना उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है तभी लेंगे वो, लेकिन गुस्से में नहीं लेंगे।
It won't be for anger, it would be for some good reasons. मैम 2025 में कोई बड़ा पैंडेमिक आने वाला है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, साल कैसा रहेगा? देखो जानवी, मैं अगर बात करूं इस 2025 की, जब पैंडेमिक आया था तब के जो फ्लाइंग स्टार चार्ट था, उस समय एक चीज़ जो देखने में आई थी कि नंबर 2 स्टार जो इलनेस स्टार था वो फ्लाइंग स्टार चार्ट के सेंटर में था। ठीक है, तो फ्लाइंग स्टार चार्ट के सेंटर में होने का मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीज़ डिज़ास्ट्रस हो सकती थी, और उस समय डबल अर्थ भी सेंटर में था। तो अगर मैं इस साल का चार्ट आपको दिखाती हूँ तो आप ये देखिए, इस साल का चार्ट, ये इस साल का चार्ट है और अभी भी सेंटर में नंबर 2 स्टार है, लेकिन डबल अर्थ नहीं है। डबल अर्थ ना होने का मतलब है कि उस लेवल पर पैंडेमिक जैसी चीज़ें बनती हुई तो नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि नंबर 2 स्टार सेंटर में है तो ये कोई बहुत अच्छी हेल्दी सिचुएशन नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशन ला सकता है जहाँ लोगों को मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सता सकती हैं। खास करके जो पैट्रियार्च हैं ऑफ द फैमिली, मेल्स ऑफ द फैमिली, सीनियर मेल्स ऑफ द फैमिली, उनको एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो आपको अपने मेंटल डिसऑर्डर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली आई कम अक्रॉस मैनी मेल्स जिनको, जो कि मेरे खुद के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं जब उनको एडवाइस करती हूँ कि नहीं, आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए इस पर, तो नहीं नहीं, आई कैन फाइट विद इट, आई कैन डील विद इट। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि अगर उनको अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अगर एंग्जाइटी फील हो रही है या हल्का सा भी डिप्रेशन फील हो रहा है, तो अगर उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी तो इट्स डिग्रेडिंग देमसेल्फ, या अपने आपको वीक दिखाना हो गया, ऐसी एक फीलिंग अभी भी है हिंदुस्तान में। तो लोगों को इससे बाहर निकलना होगा एंड इस चीज़ को भी एक नॉर्मल तरीके से व्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम फिजिकली बीमार पड़ते हैं वैसे मेंटली भी बीमार पड़ते हैं, उससे भी डील किया जा सकता है और बेटर वे में आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो जब आप इसको राइट जगह पर अप्रोच करके हेल्प लो। तो इस साल आपको इस तरह की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबके साथ है। मर्द रोते नहीं है और उन्हें तकलीफ होती है तो वो दिखाते नहीं है, ऐसी कई सारी हाँ, बातें मर्द को होती हैं। दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मेरे को लगता है औरतों को तो दर्द होता ही होता है, मर्द को इक्वली दर्द होता है। मर्द रोते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मर्द शायद अकेले में रोते हैं। मे बी वो दिखाते नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं दिखाऊंगा तो मैं डाउन हो जाऊंगा, मैं पावरफुल नहीं दिखूंगा। हाँ, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है कि अपने इमोशंस को सबके सामने नहीं दिखाना, मे बी पीपल माइट टेक यू एज अ वीक पर्सन। तो ये एक फीलिंग है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में ये फीलिंग है। बिल्कुल। तो मैम, अगर जैसे आपने बोला कि मेल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो उसका 2025 में कुछ उपाय है कि अगर वो करें तो थोड़ा हाँ, सा रहे? देखिए 2025 में क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये है कि राइट टाइम पर राइट हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको लें। इस चीज़ को आप किसी भी तरह अंधविश्वास में पड़कर आप उस तरह से डील ना करें। दूसरी, अगर उपाय की बात करें, देखिए उपाय भी साथ साथ चलते हैं किसी भी हेल्प के साथ ही, कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं मेडिकल साइंस में भी इक्वली बिलीव करती हूँ। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप हमेशा अपने पास मोर का पंख कैरी कर सकते हैं। मोर का पंख कैरी करना एक अच्छा एक सूचक है कि यू हैव ए डिवाइन हेल्प विद यू ऑलवेज। तो मोर का पंख, 5 मोर के पंख आपको कैरी करने हैं हमेशा, और अपनी गाड़ी में ड्राइव करते समय आप हमेशा मोर के पंख रख सकते हैं। देन हेल्थ वुलूज होते हैं। हेल्थ वुलूज चाइनीज़ कल्चर में भी बहुत ज़्यादा वुलूज़ का महत्व है, और फेंगशुई में बहुत ज़्यादा वुलूज़ को महत्व दिया जाता है। हेल्थ क्योर्स की तरह से उनको यूज़ किया जाता है। और वुलूज़ जो होते हैं ना, वुलूज़ हम उनको जनरली प्लेस करते हैं जब कभी भी हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं या इलनेस स्टार होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डेटीज़ हैं जिनकी हम प्रतिमा वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, मतलब घर में, और उनको इनवाइट करके उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन बुद्धा आरोग्यता के देवता हैं, आरोग्यता के देवता, और उनका मंत्र भी तदेथा ओम भिकंडजी महाभिकंडजी राजा समुद्गते सोहा। इस मंत्र का उच्चारण करने से भी आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, और अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपका जो है ना रोग भी जल्दी ठीक होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप
को मतलब बिल्कुल आपको रोग नहीं लगेगा, लेकिन आप जल्दी रिकवर करेंगे उससे। तो ये माना जाता है कि मेडिसिन बुद्धा होने से आपको इस चीज़ से हेल्प मिलती है कि आपकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आरोग्यता के देवता को ज़रूर इनवाइट कीजिए इस साल। तो मैं सबको, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको एडवाइस करूँगी कि मेडिसिन बुद्धा को इन्वाइट कीजिए अपने घर। बिल्कुल मैम, हम भी करेंगे। तो मैम जो ये नया साल आने वाला है, कौन से लोग हैं कि कौन से घर हैं वो जिनकी जिस दिशा में घर होगा तो वो घर सुखी रहेगा, पावरफुल रहेगा, कौन सी दिशा है वो इस साल के लिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइंस विच आई फॉलो, फ्लाइंग स्टार चार्ट के हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस स्टार्स जो लोकेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ फेसिंग हाउसेस इस साल सबसे ज़्यादा लकी होने वाले हैं। अगर आपका बेडरूम साउथ में लोकेटेड है तो आप इस साल की बेस्ट एनर्जीज़ को हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो ये कि अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो आप ये मान लीजिए बल्ले बल्ले होगी, मतलब सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपका बेडरूम साउथ में है तो आप उसको भी बहुत नीट एंड क्लीन रखिए और मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पर लिट रखिए, तो आपको देखिएगा कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात यह है कि अगर साउथ आपका ना बेडरूम है ना आपकी फेसिंग डायरेक्शन है, उसका बेनिफिट आपको लेना है तो उसके लिए भी मैं चलिए आपको बता देती हूँ 2-3 चीज़ें कि आप क्या कीजिए कि आप साउथ साइड ऑफ द हाउस, जो आपके घर का साउथ कॉर्नर है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए या फिर वहाँ खूब सुंदर सी लाइटिंग्स आप लगाइए, दिवाली लाइट से उस वॉल को डेकोरेट कर दीजिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे प्लांट्स भी लगा दीजिए, क्योंकि ये वो ना प्रोडक्टिव साइकिल बन जाता है। जहाँ पर फायर आ गया, लाइट्स हो गई फायर, और साथ में वुड आ गया, तो ये प्रोडक्टिव साइकिल बन गया ना कि जो है वुड प्रोड्यूसेस फायर, तो ये हो गया। तो आप ये प्रोडक्टिव साइकिल बना दीजिए, तो उससे उस जगह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई। तो आप इसको करके देखिए। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम जिसे बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में, मोर ऑफ ब्रिटिशर से ड्राइंग रूम बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या ब्रिटिशर्स का राज था ना, तो हमारे इंडिया में ज़्यादा ड्राइंग रूम बोलते हैं। तो उसकी साउथ वॉल पे आप जो है गैलोपिंग हॉर्स की इमेजेस को लगा सकते हैं, या फिर खुद हॉर्स के जो स्टैचूज़ हैं, फिगरीन्स, उनको अगर आप प्लेस करते हैं तो आपका साउथ सेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और आपको विक्ट्री लक मिलती है और सक्सेस मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इस साल आप लोग। ग्रेट मैम, एक सवाल है जो पूछा है किसी ने, ठीक है। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि आपके हाथ में अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी सब कुछ बहुत बढ़िया है। इफ़ आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है तो कई चीज़ें होती है कि आप सक्सेस नहीं पा पाते, आप फेमस नहीं हो पाते। तो मैम शुक्र को एक्टिवेट कैसे करें? देखिए, अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो भी, और अगर आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे शुक्र का बेनिफिट आपको लेना है। पहले तो कुंडली पे एक विशेषज्ञ से या किसी अच्छे ज्योतिषी से ये देखना चाहिए कि क्या आप शुक्र से जुड़े हुए रत्न यानी कि डायमंड को पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नेगेटिवली प्लेस्ड नहीं है तो आप डायमंड जरूर धारण कीजिए। अपनी मिडिल फिंगर में वाइट गोल्ड में डायमंड आप धारण कीजिए तो आपको शुक्र का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा आप जो है शुक्रवार वाले दिन वाइट कलर का फूड इनटेक ना करके, उस जैसे आप मिल्क भी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा सैफरॉन डाल लीजिए, यानी कि केसर डाल लीजिए, या कोई भी उसका कलर वाइट नहीं होना चाहिए। वाइट फूड इनटेक नहीं करना है उस दिन आपको, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन। और उस दिन जो छोटी कन्या होती है ना, जैसे अगर आपको रोड पर भी अगर कोई बच्ची दिखती है तो उनको वनीला आइसक्रीम खिला दी, या फिर उनको पहले होता था ना खीर बांट रहे हैं, तो आजकल के बच्चों को ये सब पसंद नहीं है। आजकल के बच्चों को मॉडर्न वे ऑफ इस तरह के फूड ज़्यादा पसंद है। वनीला आइसक्रीम खिला दी, या वाइट कलर का कोई वाइट मिंट चॉकलेट दे दी, इस तरह से बच्चों को इस तरह से खिला दी, गर्ल्स को, छोटी बच्चियों को, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप शुक्र को एनहेंस करना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग के बने हुए खाने का, पके हुए खाने का दान करना काफ़ी अच्छा रहता है। खीर बनाकर मंदिर में अपने भोग लगवा के उसे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, उससे भी शुक्र एनहेंस होता है। मैम नया साल कौन से नंबर के लिए बढ़िया होने वाला है?
देखिए, क्योंकि नया साल का नंबर अगर हम पूरा देखते हैं 9 नंबर बनकर आता है, 2025 जो है ना 9 नंबर बनकर आता है, तो ये 7 नंबर के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, 9 नंबर के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और इसके जितने भी अलाइज नंबर हैं, ये क्या बोलते हैं, 1, 7, 2, 5, इन नंबर के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मेरा नंबर नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन मॉडरेट भी जाएगा काफ़ी लोगों के, 3 नंबर के लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ग्रेट, ठीक है। तो मैम, मूलांक और भाग्यांक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने सुना है कि मूलांक अलग होता है, भाग्यांक अलग होता है, तो कैसे, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मूलांक और भाग्यांक में बेसिकली वही, अब अगर आपको किसी का वो निकालना है डेस्टिनी नंबर, तो आपका पूरा जो बर्थ का जो वो लेते हैं हम लोग, डिटेल्स लेते हैं, और उससे जो आपका सिंगल नंबर निकल कर आता है वो आपका वो होता है डेस्टिनी नंबर। और जो मूलांक होगा वो सिर्फ आपका जो बर्थ से होता है। जो ओके। जैसे आप 13 तारीख को पैदा हुए, तो 3 और 4 को जोड़ के जो नंबर निकाला, तो वो आपका मूलांक हो गया। मैम, आप आत्मा में बिलीव करती हैं? आत्मा में बिलीव करती हूँ। आप और हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शरीर हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ ये हमारी आत्मा के वस्त्र ही हैं, है तो हम आत्माएं। तो जैसे आत्माएं भटकती हैं, कहते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो उसके 3 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। और वो ये एक इंसिडेंट था कि एक थी एंकर, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट उन्होंने ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उन्होंने उनसे बात की। तो क्या हम एक आत्मा से बात कर सकते हैं? आत्मा से बात की जा सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मीडिएट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आत्माओं से बात करते हैं। और मतलब इसे देखा जाए तो कुछ लोग प्रोफेशनली भी करते हैं इस चीज़ को। तो आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सिद्धियां चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर आपको तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा पारंगत होना पड़ेगा उसके लिए, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप आत्माओं से बात कर सकें। तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी, तब आप कर सकते हैं। और आत्माओं को कई लोग होते हैं जो आत्माओं को वश में भी कर देते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। और फिर वो जब उससे बात करते हैं तो सामने वाले के बारे में भी बहुत कुछ बता देते हैं। ऐसे रोंगटे टाइप खड़े हाँ, हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है जब ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है। तो जब तक मैं ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिली थी तब तक मुझे भी ऐसा ही फील होता था, लेकिन जब मैं मिली तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे। लेकिन वाकई ऐसा होता है। मतलब आपने देखा है किसी को ऐसे बात करते हुए? हाँ जी, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। और बहुत क्लोजली ऐसे व्यक्तियों से मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। तो जब आप आत्मा के बारे में इतना कुछ जानती है, तो क्या पुनर्जन्म पे आप बिलीव करती हैं? पुनर्जन्म में मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। हर धर्म बिलीव करता है पुनर्जन्म में। और हम लोग अगर लाइफ जैसे बोलते हैं ना कि रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हम पास्ट लाइफ में जाकर आपकी लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज को रिपेयर करते हैं उसमें, या फिर उनको करेक्ट करते हैं और आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वही होता है ना। तो पास्ट लाइफ की जो फाइल्स होती हैं हमारी इसी आत्मा के अंदर स्टोर होती हैं। तो मतलब पास्ट लाइफ क्या, मैनी पास्ट लाइफ होती हैं हमारी। हमें उन पास्ट लाइफ के कार्मिक क्लोजर्स को करने के बाद ही जो है हमारी जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें वो न्यू कर्मास क्रिएट ना हो और मतलब किसी को हर्ट ना करें। तो पास्ट लाइफ तो होती ही होती है, लेकिन हमें गुड कर्मास करके उनको क्लोज करके नेक्स्ट मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना होता है। तो पास्ट लाइफ तो डेफिनेटली है। मैम, बात करते करते बहुत एक छोटा सा सवाल है, और ये बहुत मतलब सीरियस नहीं है इसको, ये मेरा पर्सनल है कि मैंने ऐसी कोरियन सीरीज में देखा है कि लोगों की 19th लाइफ जा रही है, 20 लाइफ जा रही है, और हमारे भारत में होता है 7 जन्म। तो आप किस पे बिलीव करती, क्या 7 से ज़्यादा भी जन्म होते हैं लोगों के? देयर मैनी पास्ट लाइफ्स, देयर मैनी पास्ट लाइफ, बिकॉज मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद भी करती हूँ, और मैंने खुद भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का खुद एक्सपीरियंस भी किया है। मैंने खुद करवा के भी देखा है, तभी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद लर्न किया। तो हमारी बहुत पास्ट लाइफ्स होती हैं। और मतलब क्योंकि देखो ऐसा है कि आप खुद भी नहीं पता कि आपकी जो सोल है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके एक जर्नी करके आई है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइफ में इंडिया में आपका जन्म हुआ है और आप उससे पहले आप कहाँ पैदा हुए। ये ज़रूरी है कि इस जन्म में जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी सारे लोग आपके पास्ट लाइफ के हैं। डेफिनेटली ये तो होता ही है, क्योंकि आपका उनसे कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन था जो कि इतना स्ट्रांग था
कि आप इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसको। कई बार आपका कुछ ना कुछ लेना देना होता है जो क्लोज नहीं हुआ था, उस वजह से भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस चीज़ को, और आपने कार्मिक क्लोजर करना है आपने, इसलिए आप यहाँ तक आए हो। लेकिन आपकी जो लाइफ है वो अलग अलग जगहों से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो आप वो जो लाइव्स हैं आपकी, मैनी लाइव्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहोगे, अगर डीपली आप इसमें जाओगे तो मैनी लाइव्स हैं, मैनी लाइव्स। मुझे लग रहा है मेरी भी बहुत सारी जिंदगी रही होगी। हाँ बिल्कुल। आप कभी किसी कंट्री में जाते हो ना, तो आप बिलीव करो कि किसी कंट्री में अगर आप जाते हो अचानक, तो आप वहाँ एक कनेक्शन फील करने लग जाते हो उस स्टेट से या उस पर्टिकुलर टेरिटरी से। आपको लगता है कि ये जगह बड़ी अच्छी है, और मतलब इस जगह से आपको एक वाइब आ रही है कि आप यहाँ पर बार बार आ सकते हो, तो डेफिनेटली आपका वहाँ से कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 2010 की बात है। 2010 में मैं मलेशिया गई थी। मलेशिया में जहाँ मेरी अपनी ग्रैंड मास्टर लिलियन टू से पहली मुलाकात फिज़िकली, पहले तो मिल चुकी थी ओवर फोन एंड ऑल, लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। उसके बाद उनके आशीर्वाद लेने के बाद मैं सिंगापुर गई। मेरे को वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि इस लैंड से मेरा कोई कनेक्शन है। मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ। देन आई रिग्रेस्ड माई सेल्फ एंड आई ट्राई टू नो कि इस लैंड से मेरा क्या रिलेशन हो सकता है। तो बिफोर दैट आई एक्चुअली फाउंड आउट दैट उस लैंड से, बिफोर इट बिकेम सिंगापुर, मेरा उस लैंड से रिलेशन था, और उस लैंड से मेरा रिलेशन रहेगा। आज तक मैं साल में कई बार वहाँ जाती हूँ, और वो लैंड से मेरा रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब मैं और कहीं नहीं जाती, सिंगापुर ही जाती हूँ, और सिंगापुर में ही अभी नहीं, मुझे वहाँ पर जाना, मुझे कनेक्शन है उस जगह से। तो मतलब मेरा वहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कंसल्टेशंस देती हूँ, मैं सिंगापुर में भी कंसल्टेशन देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सिंगापोरियन भी हैं, और मतलब जो इंडियंस भी हैं, और चाइनीज़ भी हैं, लेकिन सिंगापुर से हैं। तो मतलब मुझे पता है कि मेरा उस लैंड से वहाँ जाके ऐसा फील होता है कि इट्स लाइक होम, ऐसी फीलिंग आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद फील करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर जगह जाकर ऐसा फीलिंग आता है कि हमारी अपनी कुछ ना कुछ एक जन्म में कुछ ना कुछ रहा होगा यहाँ से। मैम, मैंने ना कई चीज़ें देखी हैं, कई चीज़ें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करना है, अपने पति को कंट्रोल करना है, तो आप इलायची रख दो सर के नीचे, या फिर आप कोई मंत्र बोल दो, ये टोना ये टोटका, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये सच है? ऐसा मतलब हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि तंत्र मंत्र से किसी को वश में करना, जिस तरह से कोई जितना वश में करने की कोशिश आप करोगे ना, उतना वो अगर करीब आ भी गया तो उतना दूर भी वो जा सकता है। क्योंकि क्षणिक भर के लिए आप किसी को अगर मान लो तंत्र विद्या से अपने करीब मोहिनी मंत्र पढ़ के या कुछ ऐसा जाप करके आप किसी को ले भी आए अपने करीब, तो वो जो है ना बैकफायर करेगा आपको। मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप किसी को तंत्र विद्या से या कोई भी टोना टोटका करके किसी को भी अपने प्रेम में वशीभूत करो, क्योंकि वो जो चीज़ होती है बहुत क्षणिक होती है। अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो अपनी भावनाओं से, अपने सच्चे प्यार से, अपनी डिवोशन से किसी को पाने की कोशिश करो। और अगर कोई आपके जीवन में नहीं आ रहा तो मान के चलो कि द पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू। कई लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते कि क्या लव है, क्या अट्रैक्शन है। दोनों में मतलब सोचते हैं कि यही लव है। कितनी बार प्यार होता है? एक बार, 2 बार, 10 बार? एक इंसान को 10 बार तो प्यार नहीं हो सकता ना। तो कैसे हम समझेंगे कि लव क्या है, अट्रैक्शन क्या है? कुछ बताएं। लव और अट्रैक्शन, देखिए इसके लिए तो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि, मतलब इसका मतलब समझने में पूरी ज़िंदगी निकल गई उन लोगों की लव क्या है ये जानने के लिए। लेकिन वही इश्क एक दरिया है जो जिसमें डूब के जाना है वाली बात हो गई। तो लव, आपको कहते हैं ना कि लव, फॉलिंग इन लव, पीपल फॉल इन लव। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि प्यार में इंसान बर्बाद हो गया या ये हो गया, जब जो प्यार आपको रेस करे, जो आपको ऊंचा उठाए, जो आपको सम्मान दिलाए, वो प्यार है। जो आपको सुरक्षा दे वो प्यार है। उसी को प्यार समझो। जो आपके लिए सामने वाला पर्सन आपके लिए डिवोटेड हो, आपकी जो जिसे बोलते हैं ना कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए कुछ मतलब जो है वो ना करे, मतलब आपके फ्यूचर के लिए
मैं राइट वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, आपके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे, चाहे जिसके लिए खुद खुद अपने लिए उसे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, वो ट्रू लव है। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो आजकल की पीढ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के उससे गुजरती है, क्योंकि बहुत जल्दी वो मूव ऑन कर जाती है, तो वो चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पीढ़ी को प्यार नहीं समझ में आता, वो समझ में आएगा, क्योंकि असली प्यार समझने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए। कई कई बड़े बड़े महारथी चले गए बट प्यार समझा नहीं पाए। प्यार समझा नहीं पाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार समझने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ जीना पड़ता है, उस व्यक्ति, बिकॉज जो थोड़ा सा ऐसा हुआ ना कि थोड़े समय के लिए आप मिले और आपने कहा कि आपको प्यार हो गया और आप बहुत दूर रह रहे हैं और आपका प्यार है, मैं उसे नहीं मानती। आपको प्यार करने के लिए जीना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि जब आप किसी के साथ जीते हो ना, तो आप उसके नेगेटिव्स भी देखते हो। उसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटे बिताना, 2 घंटे बिताना और बात है, ज़िंदगी बिताना और बात है, क्योंकि वो उसी से पता चलता है कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं कि नहीं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ऑफिस से आया है हमारे, अच्छा, कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अच्छा, उसकी कोई टेक्निक या कोई मंत्र है? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रमोशन के लिए बैठे हैं कि मिले मिले, कभी कभी बिल्कुल करीब आकर भी चला जा रहा है, तो कोई टेक्निक या मंत्र है आपके पास? हाँ बिल्कुल, चलिए ये बताती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस साल मैक्सिमम लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए तो क्या किया जाए। तो जॉब में प्रमोशन के लिए इस साल देखिए, साउथ सेक्टर मैंने जैसे बताया, साउथ सेक्टर है प्रमोशन के सेक्टर, तो आप अपने घर के साउथ सेक्टर को नीट एंड क्लीन रखिए। इंश्योर दैट साउथ सेक्टर ऑफ योर हाउस इज़ वेल लिट। वहाँ पर मतलब अगर वहाँ पर आपने कुछ ऐसे शू रैक रखे हुए हैं, या आपने वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अनवांटेड चीज़ें हैं, तो आप तुरंत हटा दीजिए। अगर वहाँ पर कोई स्टोर है, तो स्टोर में कभी कोई गंदगी पड़ी हुई होती है, आपकी पुरानी मैगज़ीन्स पड़ी हुई हैं, न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं, या आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो चुके हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ें आपको तुरंत हटा देनी चाहिए। आपको इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका वार्डरोब बिल्कुल साफ़ हो। जितने ऑर्गेनाइज्ड आप होंगे उतना ही ऑर्गेनाइज्ड आपका करियर इस साल रहने वाला है। और अपने ऑफिस में भी मैं आपको सबको यही बोलूँगी कि अपने टेबल पर गैलोपिंग हॉर्स की इमेज रखिए। कोशिश कीजिए कि आपको अपने ऑफिस में साउथ सेक्टर में ही सिटिंग स्पेस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या आप साउथ की तरफ देख कर बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और हॉर्स की इमेज रखना इस साल काफ़ी लकी रहेगा। अगर आपका ये सीक्रेट फ्रेंड है तो और भी ज़्यादा फायदा कर सकता है। ऑफिस जाके फटाफट से साउथ सेक्टर को इस साल एक्टिवेट कीजिए, काफ़ी फायदा होगा। ओके मैम, कई लोग होते हैं, मतलब ये मेरे पर्सनल जो मेरे डैडी हैं वो मॉर्निंग में देखते हैं कि आज ये कलर पहनो, ऑफिस जाओ अच्छा रहेगा, आज ये कलर पहनो, मंडे के लिए अलग, ट्यूसडे के लिए अलग, वेडनेसडे के लिए अलग। तो इन कलर से रियल में फ़र्क पड़ता है, और हमें कौन कौन से कलर किस किस दिन पहनने चाहिए? हाँ, कलर्स से डेफिनेटली, बिकॉज ये एवरी डे इज़ डिवाइडेड एज पर द प्लानिटरी लॉर्डशिप। जैसे संडे के दिन कहते हैं कि सन की लॉर्डशिप है, तो उस दिन रेड कलर पहनना काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एनर्जीज देता है, आपको पावर देता है। आप रेड कलर पहन सकते हैं संडे के दिन, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है आपको। मंडे के दिन आप चंद्रमा का दिन माना जाता है, तो उस दिन आप वाइट कलर के आउटफिट्स पहन सकते हैं, या फिर उस दिन आप पर्ल की ज्वेलरी पहने तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ट्यूसडे वाले दिन भी आप रेड कलर की आउटफिट पहने, आपको उससे लाभ होगा। वेडनेसडे वाले दिन आप ग्रीन कलर की आउटफिट्स पहनते हैं अगर, तो आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि उस दिन मरकुरी की लॉर्डशिप है, तो मरकुरी का जो कलर है वो ग्रीन होता है, तो उस दिन आप ग्रीन कलर की आउटफिट्स पहनिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। फिर थर्सडे पे आते हैं। थर्सडे है गुरु का दिन, गुरुवार, तो गुरुवार का जो कलर है वो येलो है। तो बहुत सारे लोग ने देखा यहाँ कंठ पे भी, यहाँ पर ना चंदन तिलक लगाते हैं, बहुत लकी रहता है। कहते हैं कि गुरु की वाणी निकलती है आपके मुँह से। यहाँ कंठ पे अगर आप वो लगाते हैं, अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है ना, तो आप बिल्कुल उस दिन ना चंदन तिलक अपने यहाँ पर लगा के चलिए, सीरियसली बहुत बेनिफिट करता है। अगर आप उस दिन, थर्सडे वालों के लिए मैं खास करके बोलना चाहूँगी कि अगर आप गुरुवार वाले दिन येलो कलर के कपड़े नहीं पहन पा रहे, तो येलो कलर का एक हैंकी अपनी पॉकेट में रखिए, जो थोड़ा सा आपका एक्सपोज्ड हो, दिख रहा हो, बहुत लाभ मिलेगा आपको। फिर चलिए शुक्रवार वाले दिन आ जाते हैं। तो शुक्रवार वाले दिन आप लोग, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, आप वाइट
कलर का कुछ पहन सकते हैं, आपको लाभ होगा। वाइट कलर के कपड़े के साथ साथ आप डायमंड यानी कि कुछ भी ऐसा सरवॉस्की वगैरह वाली कुछ आउटफिट अगर आप पहनेंगे तो काफ़ी लाभ करेंगे। डायमंड ज्वेलरी पहन सकते हैं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो लाभ करेगा आपको। अब आते हैं सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन आपको पहनते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको देखना है कि आपका शनि कैसा प्लेस्ड है। अगर आपका शनि पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो शनि के सम्मान में नीले कपड़े पहन लीजिए, और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो शनि के सम्मान में उस दिन नीले कपड़े ना पहनिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली ये जो दिन है सारे दिन ग्रहों के हिसाब से वितरित हैं, और उसी हिसाब से उनकी लॉर्डशिप के हिसाब से आप अगर कलर पहनते हैं आपको बहुत लाभ होगा। मैम, एक ही टाइम एक ही दिन पैदा हुए लोगों की किस्मत अलग अलग कैसे हो सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे बहुत लोगों ने कई बार ये बात पूछी है कि एक ही टाइम कई बार एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं और दोनों की किस्मत अलग अलग होती है। जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और उनकी किस्मत अलग अलग होती है। एक ही टाइम पर एक बच्चा मुंबई में हुआ, एक बच्चा दिल्ली में हुआ, एक ही समय पे 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत अलग अलग होती है। अब आप इससे जुड़ जाती हैं आपके पास्ट लाइफ के कर्म। आपने पूर्व जन्म में क्या किया उससे निर्धारित होगा कि आपको हायर रीबर्थ मिला कि नहीं मिला। आपने जो पूर्व जन्म में किया उसका फल मिला आपको इस जन्म में। आपको अच्छा घर मिला कि नहीं मिला, अच्छे घर में जन्म हुआ कि नहीं हुआ। अच्छे घर में अगर जन्म होना है तो उसके लिए आपको पास्ट गुड कर्मास का एक एक्यूमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट मेरिट्स होने बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि हमारे जो पास्ट कर्मास है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वही ना, कोई बच्चा अंबानी के घर पैदा होता है तो कोई बच्चा सड़क में एक बैगर के घर में पैदा होता है सेम टाइम पर। तो ये है उसका उत्तर। और इस जन्म में हम लोगों को इसीलिए एक हायर रीबर्थ हमारा नेक्स्ट अगर है हायर रीबर्थ हो, इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम इस जन्म में अपने जो भी कर्म करें ये सोच कर करें कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमें हायर रीबर्थ मिले, हम अच्छी जगह पर जन्म लें, और हमारे जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अगर हमें इस जन्म में है वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े और इससे बेटर हमें लाइफस्टाइल मिले। कई लोग ये कहते हैं कि आपने इस जीवन में कर्म किए तो आपको एंड तक आपको इस जीवन के कर्म भोग के ही जाने हैं। पर जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम मेरी ये ज़िंदगी है मैंने इसमें कर्म की तो मुझे इसके हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। देखिए, अगर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी जाएं या हिंदू फिलॉसफी में भी जाएं तो बहुत सारे कर्म होते हैं हमारे जिसका फल हमें इसी जन्म में भी भुगत लेते हैं हम, लेकिन कई ऐसे कर्म रह जाते हैं जिसका फल हम नहीं भुगत पाते हैं। तो उसके लिए उनका लेखा जोखा कहाँ पूरा होगा, तो उसके लिए एक नया जन्म भी तो लेना पड़ेगा ना। तो नए जन्म में उनका हमें हिसाब किताब करना पड़ता है। मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उनकी मदर को क्या करना चाहिए? ऐसा कि टीके लगाती हैं ऑब्वियसली, कलाइयों पे बांधती हैं काला धागा, पर ऐसा क्या करें कि छोटे बच्चे थोड़े से प्रोटेक्टिव रहें? हाँ, ये जब मेरी सेकंड डॉटर हुई थी ना, फर्स्ट डॉटर के टाइम पर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, शी वाज लाइक वेरी वेल प्रोटेक्टिव एंड उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन सेकंड डॉटर के टाइम पे ये होता था कि वो जब भी हम कहीं लेके जाते थे तो उसको नज़र लग जाती थी, वो बहुत क्राई करती थी और मतलब बहुत दुखी करती थी। तो हम यही सोचते थे अब इसका क्या करें। तो जनरली इसका बहुत अच्छा उपाय मैं बताती हूँ आपको। जब छोटे बच्चों को ऐसे नज़र लगती है ना, उसका सबसे सटीक उपाय होता है एम्बर। एम्बर नाम से एक रेजिन क्रिस्टल आता है। ये जैसे मेरे प्रेयर माला पहनी हुई है ना, आप देख रहे हैं प्रेयर माला, ये एम्बर की है। ये एम्बर बेसिकली एक रेजिन होता है जो कि सॉलिडिफाई होकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक क्रिस्टल की फॉर्म ले लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर क्रिस्टल होता है। इसका आप अगर एक बीड भी अगर उस बच्चे के गले में पहना देते हैं या उसके हाथ में पहना देते हैं तो उस बच्चे को वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। एम्बर क्रिस्टल मैं रिकमेंड करूँगी। तो मैंने अपनी डॉटर को भी वही पहनाया था। इवन मेरे जो नेफ्यू नीस वगैरह जितने भी हुए थे सबके गले में मैंने एम्बर क्रिस्टल ही पहनाया था। तो और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर टीथिंग ब्रेसलेट करके पहनाया जाता है, तो वो एम्बर के ही बनते हैं और वो गले में भी पहनाते हैं इस तरह से। तो एम्बर क्रिस्टल मैं सबको रिकमेंड करूँगी। मैम, ट्रम्प आने वाले हैं, कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं? कैसा रहेगा अमेरिका के लिए ट्रम्प का एक कार्यकाल? चलिए, आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ। आपने पूछा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं,
अब वो उनका कार्यकाल शुरू होने वाला है, तो कैसा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अमेरिका के लिए। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। तो चलिए 3 कार्ड्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनका अमेरिका के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर को लेकर बहुत पॉजेसिव रहेंगे, अपनी पावर चीज़ें अपने आप सेंट्रिक रहेंगे बहुत ज़्यादा, कि सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहला कार्ड ये कार्ड जो निकल कर आया है, ये पॉजेसिवनेस का, कंट्रोल में रखने का और अपनी चीज़ों को बिल्कुल अपने तक ही रखने की बात है। देन कुछ ऐसे वेग डिसीजंस भी ले सकते हैं। ये फूल कार्ड निकल कर आया है। फूल कार्ड ये बताता है कि उनके कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो बिना सोचे समझे लिए जाएं, और मतलब जस्ट ऐसे ही फ्लो में वो डिसीजंस ले लें। और कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे रिस्क ले सकते हैं वो, और रिस्क जो होते हैं कुछ उनको लाभ भी दे सकते हैं, कुछ रिस्क से उनको नुकसान भी हो सकता है। तो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की क्षमता है उनमें, और बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में उभर कर आएंगे। मतलब इंडिया के लिए तो अभी मैं देखूंगी वो कैसा रहेगा, लेकिन फॉर अमेरिका उनके लिए ये निकल कर आता है कि ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, ऑफ द एंटायर नेशन। बिकॉज ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का, उस कंट्री की इकोनॉमी को भी राइज देता है। और मेरे हिसाब से तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है अमेरिका के लिए, जो है उनका जो कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ट्रंप आने वाले हैं, तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारत को कितना फ़ायदा देगी, क्या कहते हैं इसके लिए कार्ड्स? तो चलिए अब आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ कि ट्रंप और मोदी, इनकी जोड़ी जो है, इनकी आपस की जो दोस्ती है, जो भी उनकी रिलेशनशिप है, उसका भारत को क्या लाभ मिलेगा या किस तरह का प्रभाव भारत पर पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ट्रंप और मोदी की आपस की रिलेशनशिप का इंडिया पर क्या प्रभाव है। देखिए इनिशियली तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहे। मतलब जिस तरह से, जिस लेवल पर सोच रहे हैं कि हाँ बहुत ही जो है सी चेंज मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा तो नहीं नज़र आता। क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देता है। 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है ये। 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड इस तरह का इंडिकेशन देता है, डिससेटिस्फैक्शन देता है। और दूसरा कार्ड ये बताता है कि पर्सनल लेवल पर उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। काफ़ी ऐसे ओकेजन्स होंगे जहाँ पर लोग एक दूसरे को विजिट करेंगे, और मतलब कोई मतलब जैसे कोई ऐसी एड्रेसिंग होगी या कोई ऐसी पब्लिक कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में, ऐसी जगहों पर मिलना जुलना, ये सब पब्लिक अपीयरेंसेस में उन लोगों का ठीक है, अच्छा साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड भी निकल कर आया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है इस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो इंक्लिनेशन रहेगा अपनी कंट्री के लिए फोकस्ड रहेगा, ना कि हमारे कंट्री को लाभ दिलाने की तरफ रहेगा। ये कार्ड इस तरह से निकल कर आए हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पर उनकी रेपो अच्छी बनी रहेगी मिस्टर नरेंद्र मोदी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से। मैम, मोदी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं। वैसे ही राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो वाली सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है। उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? आपने अब ये जो प्रश्न पूछा है, ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। एक्चुअली आप ये पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो यस, नरेंद्र मोदी जी हैज़ एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ रिनाउंड लीडर, एंड तीसरा उनका ये टेन्योर है एज ए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड दिस इज़ रिमार्केबल फॉर इंडिया। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनका पॉलिटिकल करियर अब कैसा जाएगा। तो चलिए मैं देखती हूँ राहुल गांधी जी के लिए आप जो पूछना है। ये कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी। ओके, अभी राहुल गांधी जी का कार्ड्स जो निकल कर आए हैं, बहुत आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको और रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर कार्ड से निकल कर आया है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों को। दूसरा कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आ सकता है काफ़ी जगहों से। थोड़ा टेंशन्स दिख रही हैं मुझे, काफ़ी टेंशन्स बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही हैं उनके पार्टीज़ में, और चीज़ें उस तरह से संतुलित नहीं जा रही हैं।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि उनको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा अपने करियर का। ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि इस समय एक्शन नहीं दिख रहा, एक्शन नहीं करने की ज़रूरत, उनको अपने करियर को कहाँ लेके जाना है उसका ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है। यानी कि जो अभी उनकी स्थिति है, जैसे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक ऐसा लेवल है जहाँ से वो अपने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस जगह पर करियर को लेकर जाना चाहते हैं उसका ब्लूप्रिंट उनको रेडी करना होगा। और अभी अगर वो सोचेंगे कि अभी वो उस मुकाम पर पहुंच जाए तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये कार्ड ये कहता है कि ब्लूप्रिंट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है, प्लानिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा उनके पास। तो ये कार्ड उस हिसाब से बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं। उनको कुछ टेंशन्स हो सकती हैं विद इन द जो उनका गठबंधन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा उनको आपस में क्लैशेस और बहुत लोगों के साथ समझौते करने पड़ सकते हैं। और ये जो कार्ड जो मैंने नहीं निकाला था ये उनके लिए एक जैसे बोलते हैं ना कि थ्रेट, वार्निंग या फिर अपॉर्चुनिटी या एडवाइस, ये वो कार्ड है। तो ये कार्ड निकल कर आया एम्प्रेस। ये एम्प्रेस का कार्ड ये है कि यहाँ उनको अपनी मदर या अपनी सिस्टर उससे एडवाइजरी रोल लेके चलना पड़ेगा। शायद उनकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करेंगी उनके करियर में। और मुझे इस कार्ड से ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका गांधी उनसे एक कदम आगे निकल सकती है। ये कार्ड इस तरह की इंडिकेशन देता है। तो ये कार्ड्स तो मुझे इस तरह का मतलब बताते हैं। तो अब आप जिस तरह का पोजीशन उनका देखना चाहते थे उसे मैच करता है कि नहीं करता, ये आप डिसाइड कीजिए। मैम, वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, आए दिन आ ही रहे हैं, युद्ध ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि युद्ध ख़त्म होंगे, क्या होगा, क्या है इनका फ्यूचर? ओके, ये इस समय वर्ल्ड वाइड ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। तो चलिए मैं एज अ ग्लोबल सिनेरियो देखती हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर सिचुएशन बनी हुई है, इसका क्या निकल कर आता है कि आने वाले साल में या आने वाले महीनों में ये किस लेवल पे जाएगा, क्या इसका अंत है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ फेंग शुई एक्स्ट्रावेगेंजाज में, और अभी यहाँ पर भी मैं कह रही हूँ कि लोग थोड़ा सा संयम बरतने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि थोड़ा समय रुक जाइए, लोग संतुलित होकर सोचेंगे, कंसोलिडेट करेंगे चीज़ों को, इवैल्यूएट करेंगे दोबारा से, और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। ये वॉर जैसी सिचुएशन जो अभी बनी हुई है ये दोबारा उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगी और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, शांति की तरफ हम बढ़ेंगे। और हाँ, ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक निकल कर आता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर हाँ इंडिया से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी। अगर हमारे किसी के साथ इस तरह के रिलेशंस बने हैं कंट्री के, जहाँ पर हम लोग जैसे चाइना के साथ, बेसिकली जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो बेसिकली चाइना मेरे माइंड में था कि चाइना के साथ हमारे कुछ एक जो है लद्दाख के पास जो हमारी कुछ इस तरह की बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कभी चाइना घेर लेता है, कभी हमें कहते हैं कि हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वहाँ पर ये सिचुएशन फिर से बनी रहेंगी, लेकिन हम लोग एक मॉडरेशन पर अराइव कर लेंगे और आपस में जो है ना पीस वहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फाइनली यही बताना चाहूँगी कि हम लोग हर जगह जहाँ पर भी इस समय वॉर सिचुएशन है या जहाँ पर भी इस समय टर्बुलेंसेस हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। 2025 का साल वर्ल्ड वॉर तो नहीं लेकर आ रहा, हम उस सिचुएशन में अब नहीं आने वाले, क्योंकि नंबर 3 क्वेरल्सन स्टार इस साल एक्टिव नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। मैम, आजकल फैशन बन चुका है कि लड़कियां पैर में काला धागा बांधती हैं, तो क्या वो सही होता है? पैरों में काला धागा बांधना कहीं से भी सही नहीं है। एक्चुअली में पैरों को सुसज्जित करने का हमारे यहाँ पर नियम है। पैरों को अलंकृत करना अच्छा माना जाता है, पैरों में पायल पहनना अच्छा माना जाता है। चांदी की पायल पहनना सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पैरों को कभी भी काला धागा नहीं बांधना चाहिए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा कि नहीं, हमने सुरक्षा के लिए बांधा हुआ है। पहली बात तो ये कि पैरों में काला धागा बांधने का मतलब क्या है, अपने अपने राहु को नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, मतलब आपका खुद का जो है आप नेगेटिव एनर्जी खुद अट्रैक्ट करेंगे उससे।
तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी लड़की या कोई भी व्यक्ति अपने पैर पे काला धागा बांधे। आप इसको अलंकृत कीजिए। अगर कोई लड़की पायल पहनती है तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा कि रानी महारानियाँ सब लोग हमेशा अपने पैरों में सुंदर सुंदर पायल पहनती थी। अब तो देखिए उसका रिवाज रहा नहीं है, हम लोग नहीं पहनते हैं पायल। लेकिन एक वो रहा है ना कि हमारे हिंदुस्तान में कि हम पैरों को सुंदर सुंदर पाजेबों से सजाया करते थे, तो काला धागा उसके साथ कहीं भी उसका मेल नहीं बैठता। मैम आपने बोला 2025 शादियों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है जी। जिनकी शादी नहीं हो रही वो क्या करें? चलिए इसका मैं टिप देती हूँ। जिनकी शादी नहीं हो रही उसके लिए कुछ अच्छे टिप्स हैं। सबसे पहली टिप है कि आप अपने घर में लेकर आइए पियोनी फ्लावर्स। अगर किसी आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली शॉप पे जाते हैं जो कि अच्छी स्टैंडर्ड की शॉप है, तो वहाँ आपको पियोनी फ्लावर्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ऐसे दिखते हैं पियोनी फ्लावर्स इस टाइप से। इस तरह से। ये तो सिंगल फ्लावर है, आपको बंचेस में भी मिल जाते हैं अलग अलग कलर्स में। तो आप अच्छे से खूबसूरत से पियोनी फ्लावर्स वाइट, रेड या पिंक, मुझे पिंक पसंद है तो मैंने पिंक कलर के फ्लावर्स तारा को और बुधास को ऑफ़र किए हैं। तो आप जो पसंद हो आप उस कलर के पियोनी फ्लावर्स लाइए और अपने घर की जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसे प्लेस कीजिए। तो उस डायरेक्शन में प्लेस करने से अगर आप के घर की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपके घर में जो बॉय है उसके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक्टिवेट कर रहे हैं तो चलिए मैं उसके लिए बताती हूँ। आप अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट सेक्टर, अगर यूनिवर्सल रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें रख सकते हैं। आप सिंगल हैं तो आपके जो है ना अलायंसेस आने लग जाएंगे, आपको प्रपोजल्स आने लग जाएंगे। ये तो हुई पियोनी फ्लावर्स से रिलेटेड एक टिप। अगर पियोनी फ्लावर्स नहीं है आपके पास तो आप पियोनी फ्लावर्स की पेंटिंग भी लगा सकते हैं। मतलब वो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको फ्रेम करके लगा सकते हैं। पियोनी फ्लावर्स इतने पावरफुल है कि उनकी पेंटिंग भी आपके लिए ये काम कर सकती है। चलिए अब दूसरी टिप देती हूँ आपको। दूसरी टिप ये है कि अगर आप लड़की हैं और आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप आ जाए, तो आप अपने बेडरूम में जहाँ पर आप सोती हैं उस बेडरूम का साउथ वेस्ट सेक्टर देखिए और उसको एक्टिवेट कीजिए। वहाँ पर मतलब उस जगह पर एक तो पहली बात नीट एंड क्लीन होना चाहिए साउथ वेस्ट सेक्टर। और उस सेक्टर में आप जो है रेड कलर का कर्टन या रेड कलर की चीज़ें वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा लगा सकती हैं। और वहाँ पर आप एक ड्रैगन की इमेज लगाइए। एक ड्रैगन की इमेज लगाइए और अपने फेवरेट सिने स्टार की या फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई मेल पर्सनैलिटी जो आपको पसंद हो उसकी इमेज लगाइए। और आपका अगर पीच ब्लॉसम एनिमल आपको पता हो, किसी फेंगशुई मास्टर से आप कंसल्ट कर सकती हैं। आप अपने पीच ब्लॉसम एनिमल की इमेज, जैसे कि मेरा जैसे एनिमल साइन ऑक्स है तो मेरा पीच ब्लॉसम एनिमल है हॉर्स, तो मैं हॉर्स की एक इमेज स्टैचू जो होगा वो मैं साउथ में लगाऊंगी। तो पीच ब्लॉसम लक को एक्टिवेट करने से आपकी लाइफ में कोई एंटर कर जाता है और आपकी मैरिज फिक्स हो जाती है। तो पीच ब्लॉसम एनिमल आपको पता होना चाहिए। पीच ब्लॉसम लक को एक्टिवेट करना है क्योंकि इस साल पीच ब्लॉसम एनिमल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, अगर आप लड़के हैं तो सेम आप अपने बेडरूम में उसी डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फिनिक्स की इमेज रखिए और सेम आप पीच ब्लॉसम लक अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं अपना एनिमल साइन जो आपका पीच ब्लॉसम एनिमल है उसे जानकर। और इस तरह से आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल की एंट्री हो जाएगी और you'll बी नो लॉन्गर अ सिंगल पर्सन। तो मैम फेंगशुई आप मास्टर है, फेंगशुई मास्टर है, तो मतलब उससे बताइए कि घर में हमें क्या लगाना चाहिए जिससे घर में बरकत आए, पैसा आए और घर में लड़ाई झगड़े कम हो, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं। सबसे पहली बात तो घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए घर के अंदर, ठीक है। जो आपके वार्डरोब्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके वार्डरोब में कोई ऐसी चीज़ जो कि 5 साल से भी ज़्यादा पुराने ऐसे कपड़े हैं जो कि आपने पहने हैं और आपने रखे हुए हैं कि चलो अगले साल निकल जाएंगे या अगले सीज़न में पहन लूँगी, तो वो नहीं पहनेंगे आप उसे प्लीज़ डोनेट कर दीजिए। तो ये सबसे पहले उसे नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना ऑर्गेनाइज आपका वार्डरोब होगा उतनी ऑर्गेनाइज आपकी लाइफ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका घर। अपने घर की एनर्जी को बेटर बनाने के लिए अपने घर में एक अरोमा बहुत अच्छा होना चाहिए आपके यहाँ। तो मतलब आपको अपने घर में प्रॉपर इंसेंस ज़रूर जलाना चाहिए, कैम्फर बर्निंग होती रहनी चाहिए। कभी कभी धुनी भी अपने घर में
जलाइए, और मतलब अच्छी हिमालयन इंसेंस अपने घर में जलाइए, जो अपने डेटीज़ को भी ऑफ़र कीजिए भगवान को, और साथ में अपने घर के जो कहते हैं ना लोकल स्पिरिट्स जो होती है उनको भी ऑफ़र कीजिए, ताकि वो एक स्पेस को लिवेबल स्पेस में कन्वर्ट कर सकें। घर में कोई फ्यूज्ड बल्ब नहीं होना चाहिए, ताकि घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ को रहने की जो है ना संभावना मिलेगी, और वो वहाँ पर स्टे करेगी, प्रोग्रेसिव एनर्जीज वहाँ रहने लग जाएंगी। तो ये बात होगी। अब उसमें अगर आपको अपनी वेल्थ लक को इम्प्रूव करना है, तो वेल्थ लक को इम्प्रूव करने के लिए पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि वेल्थ सिंबल्स क्या क्या रख सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो कि किसी फेंगशुई मास्टर को नहीं भी जानता, उसको कुछ भी वेल्थ सिंबल रखने की पता नहीं है, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो दिवाली पे स्थापित करते ही है ना, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ साथ एक कुबेर की प्रतिमा ज़रूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है, वो मतलब जो है चंचल है, और मतलब वो ज़्यादा समय रुकती नहीं है, तो उनके साथ कुबेर उनकी चाबी मानी जाती है, तो वो जरूर है। तो उनकी जब लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है रोज़, तो साथ में कुबेर की भी पूजा होनी आवश्यक है। तो ये एक तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए होगी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं और आप अच्छी फेंगशुई कर सकते हैं, तो प्रोस्पेरिटी बुद्धा अपने घर में इन्वाइट कीजिए। घर की एंट्रेंस पे प्रोस्पेरिटी बुद्धा आपके घर के विजिटर्स को देखते हुए अगर है, तो इसका मतलब है कि वो घर में आने वाले लोगों से ये कह रहे हैं कि आप खुद भी प्रॉस्पर हो, और जो घर में आने वाले लोग जो हैं उनको भी प्रॉस्पेरिटी मिले। कुछ लोग कहते हैं कि मनी प्लांट लगाओ पैसा आता है, तो मनी प्लांट कई लोग लगाते हैं, कुछ लोगों के घर में मनी प्लांट सूख जाता है, तो ये कह दिया जाता है कि मनी प्लांट सूख गया मतलब आपके घर पे कर्जा आएगा, पैसा नहीं आपके पास आएगा, तो इसका क्या सच है? मनी प्लांट अच्छा एक वेल्थ एनहेंसिंग प्लांट माना जाता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी लकी माने जाते हैं वेल्थ एनहेंसमेंट के लिए। कोई भी प्लांट अगर आपने अपने घर में रखा है और वो प्लांट मर जाता है, डाई करता है, तो आपके लिए वो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपने उसकी केयर नहीं करी है, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एनर्जी है आपके यहाँ पर जो कि उनको प्रॉस्पर नहीं होने दे रहा है। तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, तो वो आपकी वेलबींग को अफेक्ट कर रही है ना चीज़, प्रोस्पेरिटी लक भी उसके साथ जा रही है ना, तो आपको उसका टेक केयर करना पड़ेगा। आपकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर एक प्लांट है जो कि मनी प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, अगर वो इस तरह से ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है घर में प्रॉब्लम है, और प्रोस्पेरिटी लक ख़त्म हो जाती है, वेल्थ लक भी ख़त्म हो जाती है। मैम, क्या घर में हमें शिवलिंग रखना चाहिए? शिवलिंग रख सकते हैं। शिवलिंग का साइज़ थोड़ा छोटा रखिए, और शिवलिंगम बहुत बड़ा नहीं रख सकते, और नॉर्थ डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन में रखना अच्छा होता है, बहुत बड़ा नहीं रख सकते। छोटा शिवलिंग, छोटा शिवलिंग, छोटा शिवलिंग। ओके। और कहते हैं कि अपने घर में कि अगर घर के बाहर आप हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति फोटो लगाते हैं तो बैड थिंग्स घर में नहीं आती है। बेडरूम्स में लोग कृष्ण जी की मूर्ति लगाते हैं, शिव भगवान की मूर्ति लगाते हैं, तो क्या बेडरूम्स में ये सब लगाना ठीक है? घर की किस किस जगह पर आप मूर्ति लगाएंगे तो बुरा हो सकता है? देखिए, इसमें ना मेरा कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लेकिन मैं जो भी बोलना चाहूँगी वो मेरे जो गुरुओं से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बेसिस पर बोलना चाहूँगी, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना चाहूँगी कि बेडरूम में आपको भगवान की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए, भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में आप अपनी कोई सीनरी लगा सकते हैं, बेडरूम में आप कोई डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम इज़ नॉट अ प्लेस टू प्लेस द डेटीज देयर। बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में आप किसी भी तरह से सो रहे हैं, बेडरूम में आप बिल्कुल मतलब आपके कभी पैर उस तरफ हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं है बेडरूम में आप डेटीज़ की इमेजेस को लगाएं। तो मतलब अगर आप मेरे यहाँ पर भी आए हैं तो आपको हर जगह पर आपको भगवान की फ़ोटोज़ मिल सकती हैं, लेकिन बेडरूम में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बेडरूम में इवन हमारे गुरुज मना करते हैं कि नहीं, बेडरूम में आप मत प्लेस कीजिए, थंकाज भी नहीं होते, ना ही कोई पेंटिंग मिलेगी। मैम, आने वाला साल पढ़ाई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, बच्चों के लिए ये साल जो है ना, बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला साल तो है ये,
बच्चों को बहुत इजीली डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन स्कॉलास्टिक ब्रिलियंट स्टार भी है इस साल, तो बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा फोकस होके चलने की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन लक को इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि एक 5 जैसे 7 लेवल पगोडाज को काफ़ी लकी माना जाता है एजुकेशन लक को इम्प्रूव करने के लिए, तो 7 लेवल पगोडा उनके स्टडी टेबल पे रख दें पेरेंट्स किसी तरह से ऑर्गेनाइज करके, तो उनके लिए कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में हेल्प होगा। और इस साल जो स्कॉलास्टिक ब्रिलियंस का जो स्टार है जो उनकी एजुकेशन लक को इम्प्रूव करेगा वो है वेस्ट सेक्टर में। तो वेस्ट सेक्टर में अगर वो बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। नॉर्थ ईस्ट जनरली ईशान कोण माना जाता है जो अच्छा माना जाता है पढ़ाई के, लेकिन इस साल वो स्टार जो है ना लोकेट हो गया है वेस्ट सेक्टर में, तो वेस्ट सेक्टर में अगर बैठ कर वो पढ़ाई करेंगे तो उनको लाभ होगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, उनका जो टेबल है जिस पर बच्चे बैठ के लिखेंगे, चेयर पे बैठ कर जब टेबल पे पढ़ेंगे, तो ये बात है कि उसको जनरली टेबल लोग ना ब्लैक कलर का या डार्क कलर का रखते हैं, तो उसको जितना लाइट कलर का रखते हैं उतना ज़्यादा उसमें बेनिफिट है। तो ये चीज़, और अगर आप अपने बच्चों का स्टडी टेबल बना रहे हैं और उसको नया मतलब कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा पढ़ रहा है उसके बिल्कुल सर के ऊपर कबर्ड ना हो और ओपन मतलब उसके कबर्ड्स ना हो, उसको बंद करने वाले ही कबर्ड्स ही हों, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो जनरल हम उसका वास्तु ठीक रख रहे हैं या एनर्जीज ठीक रख रहे हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन लेवल बेटर हो। मैम, लोग अपने पर्स में ना कई तरीके का बिल्स और कई पेपर्स रखते हैं, कई चीज़ें फिजूल भी होती है बट कई चीज़ें अच्छी भी होती है। लोग कहते हैं अपने पर्स में आप चांदी का सिक्का रखें तो पैसा आएगा। आखिर ऐसा क्या रखें हम अपने पर्स में कि सच में पैसा आए? चलिए आपको मैं बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप वेल्दी होना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहे और आपका पर्स कभी खाली ना हो, तो आप पहली बात तो आपका जो वॉलेट, चाहे मेल हो आप या फीमेल हो, आपका वॉलेट आप देखिए कि कभी टॉर्न नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी, एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए एकदम, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो वॉलेट है उसके अंदर कोई भी ऐसा बिल नहीं होना चाहिए जो अनपेड बिल हो। कोई ऐसे अपना बिल ना रखा हो जो आपने भी पे नहीं किया है, तो आप वो बिल तो बिल्कुल भी मत रखिए उसमें। तो आप, इसका मतलब है कि आप अपने उसमें वो एनर्जी ले आए कि अनपेड बिल है और आपकी लाइफ में वो एनर्जी रहेगी कि अनपेड चीज़ें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती रहेंगी, ठीक है। अब उसमें रखें क्या, जितने भी विकसित देश हैं उनकी करेंसीज आप उसमें रख सकते हैं, जैसे कि आप डॉलर्स रख सकते हैं, आप यूरोज रख सकते हैं, और इस तरह के जापान की छोटी करेंसी का कुछ भी, चाहे आप उसमें एक यूनिट ही रखें, लेकिन विकसित देशों की करेंसीज रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी रिच व्यक्ति को जानते हैं, कोई बहुत ही बिलियनर टाइप का व्यक्ति है, आप उससे मिले हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपनी तरफ से ब्लेस करके अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी दे दे या कोई प्लांट दे, या अगर आपको गिफ्ट करता है, कोई प्लांट गिफ्ट करता है, तो वो जो उसकी जो सॉइल है उसे आप किसी पॉलीथीन में डालकर वो अपने उसमें रख सकते हैं। या फिर आप उसका गिफ्ट किया हुआ कुछ मनी, कभी आप उसे कह सकते हैं कि सर आप मुझे ब्लेस करके आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कुछ करेंसी मुझे दीजिए अपनी तरफ से ब्लेस करके, ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो अगर वो आपको 100 रुपये भी देते हैं या 10 रुपये भी देते हैं तो आप उसे उसमें रखिए। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको आशीर्वाद के रूप में पैसे दे रहा है, तो वो पैसे आप खर्च मत कीजिए, आप अपने वॉलेट में रखिए। अगर आप ऐसी चीज़ें अपने उसमें रखते हैं तो देखिएगा कि आपको किसी भी तरह से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। आप वैष्णो देवी जाते हैं या फिर आप जाते हैं इधर तिरुपति बालाजी, या फिर आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, वहाँ से आपको कॉइन्स मिलते हैं। वो कॉइन्स में से अगर आप एक भी कॉइन रखते हैं, वो हो गया आपको बहुत ही दैवीय आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ कॉइन। वो कॉइन आप उसमें रखिए। आपका वॉलेट इन्हीं चीज़ों से इतना भारी हो जाएगा ना कि आप ये सोचेंगे कि पैसों की जगह क्या है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब चीज़ें रखने से ना आपका जो वॉलेट है ना, वो खुद अपने आप में एक प्रेशियस जेम बन जाता है जो कि अट्रैक्ट करेगा वेल्थ लक को। मैम, पर्स की बात चल रही, तो नए साल में हमें कौन से कलर के पर्स लेनी चाहिए जो लकी हो हमारे लिए? अच्छा, ये देखो इस साल ये में से ना हर साल ये क्वेश्चन आता है और अभी मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, खास करके मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, कि इस साल का व्हाट इज़ द लकी कलर फॉर बाइंग अ वॉलेट एंड हैंड बैग एंड ऑल। सो रेड कलर एनी डे इस साल लकी रहेगा आप लोगों के लिए अपना वॉलेट लेने के लिए। तो रेड कलर का वॉलेट लीजिए और रेड कलर का हैंड बैग ले सकते हैं। ये वेल्थ लक को एनहेंस करता है, क्योंकि फायर जो है
वो इस साल आपके लिए वेल्थ लक लेकर आ रहा है। और अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर वाइट कलर का भी, या फिर मेटल लगा हुआ हो थोड़ा सा भी कहीं पर, जैसे कि हैंडबैग्स में भी मेटल लगा हुआ होता है कई बार, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेटल एंड फायर, these are the two things which I'm telling you. रेड कलर। इस साल के लकी कलर कौन से हैं? इस साल के लकी कलर्स, सबसे पहली बात तो मेटेलिक कलर्स हो गए। वाइट कलर काफ़ी लकी रहेगा लोगों के लिए क्योंकि इससे रिसोर्सेज बिल्डअप होंगे। रेड कलर काफ़ी लकी रहेगा, रेड कलर पहनिए। ब्लू कलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर है ऑलरेडी। हालांकि मैंने अभी खुद स्काई ब्लू कलर पहना हुआ है, बट दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कलर एंड काफ़ी सूदिंग है और मेरे को एक अच्छी सी फीलिंग देता है। लेकिन इस साल काफ़ी एक्सेस में है वाटर, तो अगर आप ब्लू भी अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अदरवाइज दीज आर द कलर्स, रेड एंड वाइट, वेरी लकी। ओके मैम, कई ये सवाल भी ऑफिस से ही आया है कि करियर में ग्रोथ कैसे करें, अपने करियर को कैसे बढ़िया बनाएं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि ले ऑफ हो जाता है, फिर नौकरी ढूंढने में उन्हें कई साल लग जाते हैं, मिलता नहीं। लोग बोलते हैं राहु खराब है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी कुंडली में आपकी नौकरी नहीं है। तो उन्हें कोई उपाय जो बेहतर उनकी हेल्प करे। पहली बात तो ये कि ले ऑफ होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्यों होता है ये? क्योंकि इस साल भी 2025 में भी पॉलिटिकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके करियर में ये ऑब्स्टेकल आएगा लोगों के कि सबको ऑफिस में पॉलिटिकिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी विल बी फाइटिंग फॉर द रैंक। तो उसके लिए पॉलिटिक्स फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको रेमेडी। आप उसके लिए एक रूस्टर रख सकते हैं अपने डेस्क पर। एक रूस्टर, एक मुर्गा जैसे बोलते हैं ना, मुर्गे की बीक अपनी तरफ पॉइंट करके रखिए। अपने डेस्क पर एक मुर्गा ज़रूर रखिए। मैं सब लोगों को कहती हूँ जो भी ऑफिस में काम करते हैं कि एक मुर्गा अपने डेस्क पर रखिए। मैं तो खुद अपने हालांकि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टू बी इन्फॉर्म्ड, मैं अपने डेस्क पर एक मुर्गा रखती हूँ जिसकी बीक मेरी तरफ पॉइंटेड रहे, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रूस्टर की बीक अगर आपकी तरफ पॉइंटेड है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि लोग क्या बात कर रहे हैं या आपके पीछे क्या सीन चल रहा है। मतलब यू गेट इन्फॉर्म्ड, पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, आपको खबर मिलती रहती है। राइट चैनल से आपको पता चलता रहता है बिल्कुल पता चलता रहता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स को हैंडल करना आपको आ जाएगा। वो आपका रिटन विजडम पर है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप उस पॉलिटिक्स को मतलब हैंडल कर लोगे। अगर स्मार्ट नहीं है तो वैसे भी आप कॉर्पोरेट के लायक नहीं हो, फिर जॉब के लायक नहीं हो। तो मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने से आपको फ़ायदा उठाना भी आना चाहिए ना उसका। फिर तो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट एनफ टू हैंडल दैट पॉलिटिक्स। इतना मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स ना करो किसी के खिलाफ, लेकिन इतना पॉलिटिक्स तो आना चाहिए ना कि उस पॉलिटिक्स को हैंडल कर सको। आपकी वीडियो देखने के बाद सब लोगों की डेस्क पे लाइन रूस्टर बिल्कुल रूस्टर रखिए अपने डेस्क पर। और एक और विक्ट्री बैनर भी अपने डेस्क पर रखिए, वो भी बड़ा लकी होता है विक्ट्री बैनर। जिन लोगों के घर नहीं है या वो घर नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए क्या उपाय है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें घर मिले, दिल्ली जैसी जगह पे, नोएडा, उन्हें घर नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को घर खरीदना है, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले वेल्थ लक अपनी इम्प्रूव करनी होगी कि आपके पास एनफ अमाउंट होना चाहिए कि आप वेल्थ ले पाएँ। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ ऐसे मंत्राज हैं, मैं मंत्राज बता देती हूँ कि ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव हो जाएं। जिससे अगर आपको कुछ ऐसे अड़चने आ रही हैं जो कि आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे आप घर नहीं ले पा रहे हैं या आप गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और चीज़ें हैं जिसमें आपको ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक मंत्रा देती हूँ आप लोगों को। जिस मंत्र को आप चैंट करते हैं तो आपके किसी भी चीज़ में उस चीज़ के होने के जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे और ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे। ये गुरु रिनपोशे का मंत्र है, जिन्हें हम अफेक्शनेटली पद्म संभव भी कहते हैं। और मंत्र है ओम आ हुम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हुम। ये मंत्र चैंट करने से आपके कोई भी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे और जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी।
तो चाहे घर की बात हो, चाहे नई नौकरी की बात हो, चाहे आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, उससे निकलने के लिए पद्म संभव का यानी कि गुरु रिम्पोचे का ये मंत्र ओम आहुम वज्र गुरु पद्म सिद्धि हुम मंत्र चैंट करिए और देखिएगा कि बहुत ही मिरेकुलसली आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आपके काम भी बनने लग जाएंगे, चाहे वो घर लेने का ही क्यों ना काम। तो मैम ये कितनी बार चैंट करना है? एक बार एवरी डे आप इसे 108 बार चैंट कीजिए। इसको इतनी ज़्यादा चैंट कीजिए कि आप इंसेपरेबल हो जाएं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये मंत्र चैंट करते ही आपकी सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लाइक इनिशियली क्या हुआ कि मैं इस मंत्र को चैंट करती थी, काफ़ी ज़्यादा चैंट करते करते मतलब मेरे को मैं ऐसे भी बैठी होती तो ये मंत्र मेरे दिमाग में चलता रहता था ऐसे। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि आई वॉज इन अ कार एंड मेरे गुरुजी मुझे बताते थे कि इस मंत्र को कई बार वो चैंट करते थे, ट्रैफिक होता था और थोड़े समय बाद देखते थे मंत्र को चैंट करते थे ट्रैफिक क्लियर हो जाता। तो मैं सोचती थी ऐसा हो सकता है क्या। सो वन डे आई वाज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम एंड हम लोग एक वेडिंग के लिए जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम अब नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं आगे से। सो मैं पूरा तैयार त्योर होकर निकली हूँ। मैं इतना मेकअप करने के बाद अब शादी पे ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने मंत्र चैंट करना शुरू कर दिया, उमा हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, उमा हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ। आई एक्चुअली नोटिस मिराकुलसली विद इन 2 minutes एंटायर ट्रैफिक क्लियर्ड एंड हम लोग शादी पे पहुँच गए बिना किसी प्रॉब्लम के। आप किसी मंत्र को बहुत ही ज़्यादा डीपली जब चैंट करते हैं तो उसमें पावर्स आ जाती हैं। तो आप बहुत डिवोशन के साथ कीजिए, मंत्र में पावर आ जाएगी और आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है फिर वो, पर आपको बहुत डिवोशन देनी होगी। एकदम फुल डेडिकेट हो गया। करेक्ट। मैम अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया है, बहुत कीमती सामान है, तो फिर हम क्या करें? अब क्या करें? ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए इसके पीछे ना एक फिलॉसफी है, छोटी सी एक बात है कि अगर आप मान लीजिए एक काम के लिए निकले हैं और आपका कोई सामान चोरी हो गया या आपके बैग में से पैसे चोरी हो गए, तो आप जनरली सोचते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा बड़ी कीमती चीज़ चली गई। लेकिन मैं उसे एक डिफरेंट वे में व्यू करना चाहूँगी। मे बी दैट इज़ अ प्राइस यू हैव पेड फॉर बैड लक। जब आप एक बैड लक जिसका प्राइस पे कर सकते हो तो वो बैड लक बहुत छोटी हो जाती है फिर, क्योंकि सर्टन टाइम्स ऐसी बैड लक होती है जिसका प्राइस आप पे नहीं कर सकते, उसका प्राइस बहुत हैवी होता है जो कि मनी से नहीं पे किया जा सकता या किसी चीज़ से नहीं पे किया जा सकता। तो जब आपका कोई ऐसा हो कि आपका कोई चीज़ खो जाए या कोई पैसा कहीं इधर उधर लॉस हो जाए ना, तो मुझे समझ लीजिए कि वो आपने किसी बैड लक को वॉर्ड ऑफ करने के लिए उसका प्राइस पे ऑफ कर दिया है। और उस पर ज़्यादा संताप मत कीजिए, उस पर ज़्यादा आप दुख मत मनाइए, क्योंकि वो आपका जाना ही था और आपका बैड लक खत्म हो गया है। तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में और ऑप्टिमिस्टिक वे में देखिए और आगे बढ़ जाइए और आगे देखिएगा कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपका वेट कर रहे होंगे। कुछ बहुत बुरा होने से बेहतर है थोड़ा बुरा हो जाए। वो थोड़ा बुरा नहीं है, आपने उस बैड लक का प्राइस पे कर दिया है, आपने खरीद लिया वो बैड लक को आपने उसकी कीमत दे दी, बस खत्म। अब आगे नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि कई बार होता है कि आपको किसी के प्राणों से कीमत चुकानी पड़ती है। वो तो नहीं हुआ ना आपके साथ, आपने पैसा दे दिया हो गया काम, जो चीज़ पे कर दी वो छोटी है ना। तो मैम होप करती हूँ कि लोगों ने जिनके सवाल थे, कई सवाल थे, उनके सारे सवाल आसानी से आपकी बातों से सॉल्व हो गए होंगे। उनके दिल में एक सुकून होगा कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे तो ये बेहतर हो सकती है। और होप करती हूँ लोगों को ये वीडियो, ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ज़रूर। आप सबको मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन में लोगों की मदद कीजिए, कंपैशनेट रहिए और जो हम लोगों को देते हैं ना वो हमारे पास वापस लौट के आता है। जय तारा मैया। जय तारा मैया।